हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल GRM एजुकेशन हब में। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 लेकर आया हूं, क्लास 10th का। हाँ बच्चों, कौन सी क्लास का है? क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आया हूँ। तो कल तक हमने कहाँ पढ़ लिया था? कल तक हमने पढ़ा था क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कल तक हमने कवर कर लिया था। तो एक आध दो अगर पॉइंट बचे हुए हैं वो आपको कवर करवा के फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए सभी लोग स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरुआत करें। चलिए तो श्री गणेश करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कल मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये कल हम कवर कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं इससे आगे की ओम्स लॉ वगैरह क्या है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम का। आज वो बहुत ज़्यादा, वैसे ये जो हम कवर कर चुके हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें आगे कॉन्सेप्ट क्या होंगे समझ आएंगे। ठीक है चलो, चलिए तो मैंने कल बताया था कि पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। वी इक्वल टू क्या बताया था कि चार्ज में जितना वर्क, चार्ज के द्वारा जितना वर्क डन उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज के द्वारा जितना भी वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो देखो चार्ज क्या है? क्यू है। डब्ल्यू क्या था? यहाँ पर वर्क था, तो वी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू निकला था। हाँ या ना? अब मैंने बताया था इसकी ऐसा यूनिट क्या थी? ऐसा यूनिट जो थी बेटा वो क्या थी? ऐसा यूनिट थी इसकी वोल्ट। क्या थी? वोल्ट थी। क्या थी बेटा? वोल्ट थी। समझ आया तक कि नहीं? ऐसा यूनिट वोल्ट हो गई। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है, ये मैं शॉर्टली इसलिए बता रहा हूँ कि कल हम कवर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, चलो चलो इसका डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। मैंने बताया था बेटा कि करंट में, मैंने आपके कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि करंट में क्या होता है कि एमीटर जो होता है वो सीरीज में लगा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लो रेजिस्टेंस। लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होता है? इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस पाया जाता है। और हाई रेजिस्टेंस पाया जाता है इसीलिए क्या होता है? क्या होता है? ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसमें? पैरेलल में। किसमें बेटा? ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। लेकिन एमीटर की बात करें तो वो किसमें कनेक्ट होता है? वो होता है आपका सीरीज में, उसमें लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारा मैंने बता दिया। और मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था कल। क्या बताया था? कि करंट जो होता है ना, क्या बेटा? करंट जो होता है वो किससे? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होता है? फ्लो होता है। करंट किसमें? किससे बेटा? हाइयर पोटेंशियल से। हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आपका करंट जो है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होता है बेटा? क्या होता है? फ्लो होता है। तो यहां तक मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो हम पढ़ेंगे कब? जब आपको कुछ सिंबल वगैरह मैं आपको बता दूं। तो हमारी साइंस में, क्योंकि हमें पता है कि हम डायरेक्टली क्या कोई डिवाइस का यूज नहीं कर सकते हैं। अब लिखते वक्त ऐसा तो नहीं हम उस डिवाइस को लेकर आ जाएं, उसको नोटबुक पे चिपका दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसे पेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो हमें साइंस को क्या करने के लिए? समझाने के लिए, किसी दूसरे को या फिर एग्जामिनर को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सिंबल्स का करते हैं, यूज करते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स बताने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स है बेटा, जो आपको सर्किट डायग्राम बनाने में क्या करने वाले हैं? हेल्प करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा? हेल्प करने वाले। तो सभी लोग जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो पेज नंबर 203 निकाल कर बैठ जाएंगे और उसमें देखेंगे। बाकी मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं वो सिंबल, और आप लोग अपने बुक में देखेंगे। चलो चलो बेटा इसे रफ कर दें। यहां तक मैंने कल बता दिया था आपको। ठीक है, अब हम सिंबल की बात करते हैं। किसी करते हैं? सिंबल की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है, जो एक सर्किट डायग्राम में आपके लिए यूज होने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको 11th 12th क्लास में पहुंचोगे तब आपके लिए बहुत और सिंबल भी ऐड किए जाएंगे, बट फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कवर करनी, जो आपके सिलेबस में। ठीक है चलो, चलिए तो कुछ सिंबल्स हैं, मैं बुक्स लेकर आया हूं आपके लिए, वो देखेंगे। देखिए नंबर 1,
चलिए, तो ये सिंबल्स मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग कवर कर लेंगे। पहला सिंबल दे रखा है किसका, इलेक्ट्रिक सेल का दे रखा है। किसका दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक सेल की बात की जाए। किसकी, आप लोगों ने सेल देखा होगा ना, घड़ी वगैरह में, क्लॉक वगैरह में लगाते हैं, ठीक है। और कहाँ होते हैं सेल, आपकी वॉच वगैरह में भी सेल होता है, और अलार्म वगैरह मोस्टली आपने क्या देखोगे, सेल देखे होंगे। बैटरी वगैरह में भी क्या कहते हैं, जो टॉर्च वगैरह होती है उसकी बैटरी टाइप की होती है ना, सेल टाइप की, वो भी सेल ही होते हैं। क्या होता है बेटा, सेल। तो बहुत सारे सेल जो क्या कहते हैं देखे होंगे आपने, तो उसका जो डायग्राम होता है वो सिंबल देखेंगे आप, क्या होता है उसका डायग्राम, उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है बेटा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। देखा होगा ना आपने, आगे की तरफ थोड़ा सा जब नॉक निकली हुई होती है उसको हम प्लस का साइन देते हैं और एक तरफ माइनस का। तो इस तरीके से हम एक सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड बात करें, अगर बैटरी की बात करें, किसकी बात करें, बैटरी की, तो एक बात बता दूं बेटा, बहुत सारी सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जब बहुत सारी सेल को ऐड कर दिया जाता है ना, कंबाइन कर दिया जाता है, तो क्या बनता है, एक बैटरी बनती है। क्या बनती है, एक बैटरी बनती है। तो आप कंबाइन कर लो बहुत सारी सेल को, एक ये बन गया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ। तो ये बन गई, क्या बन गई बेटा, ये आपकी क्या बन गई। या फिर एक देखो, अभी प्लस माइनस क्या होता है, ये नॉर्मली एक तरीके से जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब वैसे कहो तो मैं बताया ना कॉम्बिनेशन, बट आपको क्या करने की जरूरत है, एक तरफ ही प्लस लग जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। प्लस माइनस जीरो हो जाता है बीच में। तो आपकी सेल जो बैटरी जो होगी वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से सिंबल होने, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। थर्ड जो सिंबल होने वाला है, प्लग। क्या बेटा, प्लग की, ठीक है, प्लग की कह लो या फिर स्विच कह लो, जब वो ओपन रहे, ओपन का मतलब क्या है, और दूसरा होता है क्या, प्लग की, जब प्लग की क्या रहे बेटा, क्लोज रहे। क्या रहे बेटा, क्लोज रहे। प्लग की का मतलब आप लोगों में प्लग स्विच वगैरह आपके घर में होते ही हैं। ओपन का मतलब क्या है, कि जो वायर जो होगा वो कनेक्ट नहीं होगा। मतलब ये है कि स्विच कैसा है, ओपन का मतलब है स्विच क्या है, ऑफ है। क्या है बेटा, ऑफ है। अगर वो क्लोज रहेगा, क्लोज का मतलब वायर क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। क्लोज का मतलब वायर कनेक्ट, ओपन का मतलब वायर खुली हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ऑफ, स्विच ऑफ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, स्विच ऑन है। क्लोज का मतलब स्विच ऑन है। तो इसका सिंबल किस तरीके से आप देखेंगे, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, ओपन का, ठीक है। और अगर क्लोज की बात की जाए तो इसकी सिंबल की अगर बात करें तो इसमें बस बीच में क्या लगा देना, आपको एक डॉट लगा देना है, और ये हो गया क्या, ये हो गया क्लोज। क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, ठीक है। ये क्लोज्ड है आपका, और ये हो गया आपका ओपन। फिफ्थ की बात की जाए, फिफ्थ डायग्राम की, आपके फिफ्थ सिंबल की, अगर एक वायर ज्वाइंट की बात की जाए, किसकी, वायर ज्वाइंट की, ठीक है। एक वायर ज्वाइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे बेटा, देखिए, एक वायर जा रही थी, उसमें से बीच में एक ज्वाइंट हो गया, तो वायर ज्वाइंट हो गया, ठीक है बेटा। सिक्स देखेंगे, सिक्स क्या कह रहा है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। क्या बेटा, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई वायर एक वायर जा रही है और उसके ऊपर से एक और वायर चली गई है, लेकिन वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे। मान लो एक वायर जा रही थी, ठीक है, और उसके ऊपर से एक और वायर उसके मान लो परपेंडिकुलर जा रही एक तरीके से, तो उसको हम दिखाएंगे कैसे, इस तरीके से आ रहा था ये और ये। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर से एक वायर निकल गई है, ना कि उससे कनेक्ट है, ठीक है बेटा। अब कनेक्ट का ज्वाइंट की बात की जाए तो वो ज्वाइंट इस तरीके से होता है। सेवेंथ जो सिंबल है वो देखेंगे आप लोग, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का बहुत यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का बेटा, तो इसका सिंबल तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है बेटा। ये किसका होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। एक और इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है, बल्ब में थोड़ा सा एक दो क्या कहते हैं पॉइंट आउट से कर दो थोड़ी लाइन खींच के, तो वो भी उस तरीके से भी सिंबल बन जाता है इसका, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये होता है, ये क्या होता है बेटा, ये आपका किसका होता है, बल्ब का, किसका, बल्ब का होता है, ठीक है। 8 की बात की जाए, अगर रजिस्टर की बात की जाए, किसकी, रजिस्टर, किसकी, अगर रजिस्टर की बात की जाए जिसके अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है, तो रजिस्टर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है बेटा वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है, एकदम जिगजैग सा होता है थोड़ा सा, तो ये होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर। कोई और बच गया, अब एक दो और बचे हैं तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो
नाइन्थ जो देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो रियोस्टेट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब आगे आगे रियोस्टेट होता क्या है, अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि रियोस्टेट का सिंबल क्या है, ठीक है बेटा। तो रियोस्टेट के आप लोग सिर्फ सिंबल याद रखेंगे, अभी मैं बाकी बताऊंगा कि रियोस्टेट आगे क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, रेजिस्टेंस की तरह ही होगा, बस इसमें क्या लगा देना आपको, एक तीर लगा देना है। क्या लगा देना है, एक तीर। इसका एक और सिंबल होता है कि रेजिस्टेंस में, मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ऊपर से क्या आ रहा है, एक तीर सा इस तरीके से, ये भी रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस का सिंबल, या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, और मैं लिख देना, ठीक है बेटा। चलिए 10th सिंबल आप देखेंगे, 10th क्या कह रहा है, एम मीटर, मैंने आपको बता ही दिया था, एम मीटर ही बता दिया, तो 11th जो था वो आपको वोल्ट मीटर ही बता दिया था मैंने, बट चलिए दोबारा बता देते हैं एक बार। एम मीटर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है। और अगर वोल्ट मीटर की बात की जाए बेटा, तो ये V हो गया, इधर प्लस और ये माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनको आप कवर कर लेंगे। ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर कितने दे रखा है बेटा, 203 पर दे रखा है। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसे और इसको कवर करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो इन सिंबल्स का यूज होने वाला है। क्या होने वाला बेटा, यूज होने वाला। तो ध्यान पूर्वक एकदम केयरफुल्ली इनको याद कर लेंगे। वैसे याद हो जाते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब डायग्राम वगैरह बनाएंगे और क्या कहते हैं क्वेश्चंस वगैरह क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको बार बार दिखेंगे, तो आपको वैसे भी याद होने वाला है, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको कवर करवा दिया। जो बच्चों ने लिख लिया वो अच्छी बात है, जो नहीं लिखा है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चलिए आगे चलें। चलिए अब बात करते हैं, देखो बेटा ये जो वो थे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए छोटे से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट तो देखो सब कुछ है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अब आने वाला एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो क्या होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। इसको ये सोच लो, ये रामबाण क्वेश्चन है। कैसा है, रामबाण है। मतलब ये कि ये क्वेश्चन आए बिना रुक ही नहीं सकता, ना एग्जामिनर को सांस आने वाली है, ना पेपर बनाने वाले को इस क्वेश्चन के बिना, ठीक है। चलो चलिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो आप लोग देखेंगे। तो टॉपिक है आपका बेटा ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इससे क्या क्या, या तो आपका न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, एक नंबर में भी क्वेश्चन, छोटा सा कोई क्वेश्चन ही पूछ सकता है, और आपको डेरिवेशन टाइप का एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में से, उसमें से भी आपको ओम्स लॉ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और मोस्टली जो देखा जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चन से ही आता है। लगभग तीनों जितने भी कैटेगरीज होते हैं उसमें ओम्स लॉ से पूछ ही देता है, क्योंकि ये ओम भैया जो थे इन्होंने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इनका पूछना जायज रहता है। क्या रहता है बेटा, जायज रहता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ होता क्या है, तो ओम भैया थे, उन्होंने देखो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जब एग्जाम क्या कहते हैं, जब एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गए, तो करंट के बारे में पता चल गया, वोल्टेज के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो अब एक भैया आए ओम भैया, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट उनके नाम पे ही क्या, ओम्स लॉ उन्होंने अपना नाम रखा था इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है, अपने ही नाम पर। तो बात ये थी कि जब उन्हें कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं पता चले कि करंट और वोल्टेज के बारे में जब उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये देखा कि वोल्टेज और करंट में एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस, उन्हें क्या देखने को मिला, उन्हें देखने को मिला कि जो वोल्टेज जो है ना, क्या बेटा, और जो करंट है वो क्या है, वो इसका वो क्या करते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ता है ना तो करंट भी बढ़ता है। इसका मतलब जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और जब करंट घटता है बेटा तो वोल्टेज भी रिड्यूस होता है। क्या होता है बेटा, वोल्टेज भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है। देखो क्या, जब पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब जब करंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जब बेटा जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, जब करंट घटेगा तो वोल्टेज भी क्या देखा उन्होंने, घट रहा है। इसका मतलब उन्हें क्या रिलेशनशिप उन्हें देखने को मिला, उन्हें देखने को मिला कि जो आई जो होता है ना, क्या आई और वी जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट बताया था ओम्स लॉ में। उन्होंने क्या बताया था,
ओम्स लॉ क्या बताया था उन्होंने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना बेटा, क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है पोटेंशियल मतलब v जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। और एक और बात याद रखना, आप लोग 9th में पढ़ के आए हो कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, किसका, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू लग जाता है और कोई कांस्टेंट वैल्यू साथ में आ जाती है। क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आप लोग 9th में भी कर चुके हो, तो आपको ये चीज कवर और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए ये बच्चों वाली बात है, हम आपको नहीं बताएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने क्या बताया कि v जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, i के। किसके बेटा, i के। v का मतलब, इसका मतलब बताया मैंने, जब v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा और v डिक्रीज होगा तो देन i भी डिक्रीज होगा। ठीक है। और उन्होंने एक और चीज देखी, उन्होंने ये देखा क्या बेटा कि, चलो अभी वो आगे बताएंगे, फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। अब मैंने बताया, एक बताया था कि कौन क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या होता है बेटा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, इक्वल आ जाता है, तो हमने इक्वल ले लिया। अब मैंने बताया कि कांस्टेंट वैल्यू भी आती है। क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू। और यहां पर जो कांस्टेंट होने वाला है वो है r। क्या बेटा, r। और i वैसा का वैसा ही बना रहेगा। सो v इज इक्वल टू r इंटू आई। ये कॉन्सेप्ट हमें कहां से मिला, ओम्स लॉ से मिला। कहां से मिला, ओम्स लॉ से मिला। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब जब यहां पर हमें ये पता चला कि यहां जो i जो है, क्या बेटा, वेयर क्या, v जो है पता है तुम्हें, v तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहां तो आपको कवर होना चाहिए, ये तो क्लियर है आपकी चीज। ठीक है। r जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा, ये रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है। और i तो आपको पता ही है, i क्या है, यहां पर करंट है। क्या है बेटा, करंट। क्या है, करंट। इसका मतलब आप इस चीज से क्या निकाल सकते हो, यहां से अगर हमने r निकाला, क्या निकाला, जब r निकाला तो हमें क्या मिला, r इज इक्वल टू मिला v अपॉन i। क्या निकला, v अपॉन i। तो ये निकला हमारा किसका कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट। किसका, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि एक जब हम v जो i, क्या कहते हैं, v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i को होता है, जब उस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये करंट को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। क्योंकि देखो यहां देखने को मिला हुआ r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, v के दिखा रखा है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। किसके, करंट के। इसका मतलब ये कि जब r बढ़ेगा तो i घटेगा, मतलब जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि वायर वगैरह में आपने देखा ना कि कॉपर की वायर का यूज क्यों किया जाता है, कि उसमें रेजिस्टेंस कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, रेजिस्टेंस बहुत कम पाया जाता है। और जिस वायर में रेजिस्टेंस कम पाया जाता है उसमें करंट नॉर्मली फ्लो हो सकता है। ठीक है, आसानी से फ्लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम पाया जाएगा तो आपको करंट जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा। मान लो आपने लोहे की वायर लगा दी है उसमें, ठीक है, और वहां आपने करंट डाला है, तो आगे जाके आप देखेंगे जितना एम्पियर आपने डाला था उतने से कम एम्पियर ही आपको मिलेगा, क्योंकि जो वायर था ना उसमें रेजिस्टेंस था वही पी जाएगा करंट को। तो ठीक है, वही क्या कर देगा, वहीं खर्च हो जाएगा करंट। इसीलिए अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि सिल्वर और भी अच्छा कंडक्टर है और उसमें रेजिस्टेंस और भी कम पाया जाता है। सबसे कम रेजिस्टेंस तो सिल्वर और गोल्ड वगैरह में पाया जाता है, पता है ना। लेकिन बात यह है कि हम गोल्ड के पहनने को तो हमारे पास है नहीं सिल्वर और गोल्ड, हम उसके क्या कर सकते हैं, वायर कहाँ से बनवाएं, है ना। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम कॉपर का यूज करें और एल्यूमिनियम का भी यूज कर लेते हैं। एल्यूमिनियम में क्या होता है, उसमें भी थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस पाया जाता है, अदर क्या कहते हैं आयरन वगैरह की कंपेरिजन वगैरह की जाए तो। ठीक है चलो, तो इसीलिए आर जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कि अगर करंट ज्यादा होगा उसका मतलब आर क्या होगा, कम हो जाएगा। और आर अगर ज्यादा है तो करंट को तो कम होना ही होना है, क्योंकि आर क्या है, करंट का दुश्मन है। क्या है बेटा, करंट का दुश्मन है एक तरीके से। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था आपका क्या, यहां पर हमने बता दिया कि आर यहां पर क्या है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस हो सकता है। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कोई पूछ सकता है। जिन बच्चों को कोई डाउट हो वो लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर ये डाउट है या ये क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए जल्दी से आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात हो गई, ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब मैंने बताया तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा और पहले भी अगर कहीं पढ़ा हो तो क्योंकि जब आपसे ये पूछेगा ना बेटा ओम्स लॉ होता क्या है 10th क्लास में, और आपको क्या कहते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया और आपने अगर उसका ग्राफ नहीं बनाया तो फिर आपको कुछ नहीं आता है।
क्या कुछ भी नहीं आता है, तो आपको v और i का क्या ग्राफ बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा बेटा? v और i का ग्राफ बताना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बोर्ड में। ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि आपके बोर्ड की क्लासेस हैं और बोर्ड की क्लासेस हैं मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। तो मान लो हमने यहां पर क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पे v रिप्रेजेंट कर दिया और वाई एक्सिस पे क्या कहते हैं वाई एक्सिस पे v रिप्रेजेंट कर दिया और एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखना, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा, पूरी लाइफ आपके काम आने वाला है कि अगर कोई किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर वो कहे कि इसका vi क्या कहते हैं, इसका ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो फिर याद रखना इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होने वाली है ना बेटा, वो एकदम स्ट्रेट लाइन होने वाली है, बीच से एकदम क्या कहते हैं, एकदम मीडियम से आपकी क्या जाने वाली, एकदम बीच से क्या जाने वाली, एकदम स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो, इसका मतलब जितना i बढ़ेगा उतना ही v बढ़ेगा, जितना i बढ़ेगा उतना ही v बढ़ेगा, जितना i बढ़ेगा उतना ही v बढ़ेगा। समझ आया? इसका मतलब कि v और i का जो ग्राफ बनेगा वो इसकी जो बीच की जो लाइन होने वाली है एकदम कैसे होने वाली है, स्ट्रेट होने वाली है। कैसे होने वाली बेटा? स्ट्रेट होने वाली। तो ये आपका ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट कहता है। और ये जो ओम्स लॉ है बेटा आपके एग्जाम में आएगा, मैंने बता दिया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना और लिख लेना कहीं, ठीक है? क्योंकि मैं अगर आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको बताता रहूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी कवर आपको सब कुछ किया जाएगा। ठीक है चलो, चलिए। तो यहां पर अगर क्या कहते हैं, यहां तो आपका ओम्स लॉ हो गया। अगर सिर्फ मैं आपको ये कह दूं कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, करंट के फ्लो को जो है उसको रजिस्ट करता है। क्या करता है? ये कंडक्टर की क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर ही तो होता है, देखो कोई भी मेटल है वो कंडक्टर है, ठीक है? तो अगर कोई पूछ दे आपसे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप क्या बताओगे? सिर्फ अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया करंट का क्या है, दुश्मन एक तरीके से। तो ये क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? इट्स अ प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रजिस्ट, क्या करता है ये, किसको रजिस्ट करता है? विच रजिस्ट अ फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो क्या करता है, ये रजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट्स अ प्रॉपर्टी। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। एक दो पॉइंट और इसके नोट कर लेंगे सभी लोग। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या होती है बेटा? इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जब पता है हमें कि ओम्स लॉ है, क्या है बेटा? ओम्स लॉ, मतलब इसकी एसआई यूनिट कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए। बच्चे बोल रहे होंगे बिल्कुल सारी चीज होगी। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है बेटा, इसकी क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? OHM। क्या होती है? ओम। जिसका सिंबल क्या होता है? जिसका सिंबल होता है इस तरीके का। क्या होता है? ये ओम का सिंबल है। तो किसका रेजिस्टेंस है ये? क्या कहते हैं, किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का। किसका? ओम का सिंबल है, ये सिंबल दे रखा है। किसकी एसआई यूनिट है? रेजिस्टेंस की। किसके बेटा? रेजिस्टेंस की। तो कोई डाउट? अगर यहां तक सबको समझ आ चुका है तो सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके दबा के ठोक देंगे, एकदम शेयर कर देंगे, ताकि और बच्चों तक भी ये कॉन्सेप्ट पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए इसको रफ कर दें। बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल कर दो सर जी। चलो, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम इसको रफ करने वाले हैं। चलिए, तो ये था आपका ओम्स लॉ। क्या था बेटा? ओम्स लॉ। जो बच्चे बेटा देखो 9th में नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, 8th तक नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़े तो फिर कोई बात नहीं, ये बात नहीं है, मतलब कोई ना कोई बात होगी, मतलब रिजल्ट आपका कैसा आएगा? गड़बड़ आएगा। क्योंकि यहाँ आपके ना तो सेंटर आपके होम होने वाले हैं, ना आपके होम सेंटर होने वाले हैं, ना आपके होम टीचर होने वाले हैं जो आपके स्कूल में है। ठीक है? तो सेल्फ टीचर नहीं होंगे आपके, सेल्फ सेंटर नहीं होगा, मतलब आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देने जाना पड़ेंगे वहाँ आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। ठीक है? चलो, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो, वहाँ आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, सब अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे कितना भी अच्छा से, है ना? आपके माँ बाप भी आपको ज़्यादा प्यार करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, किसी और बच्चों के अलग।
कंपैरिजन में। चलिए अब बात करते हैं इसी के, मैंने अभी आपको एक चीज और बताई थी, मैंने बताया था रियोस्टेट। क्या बताया था बेटा? रियोस्टेट। मैंने बताया था कि इसको मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि रियोस्टेट होता है क्या, ठीक है। अगर वहां बताया था तो यहाँ आपको समझ नहीं आता कि रेजिस्टेंस, यहाँ समझ तो आ जाता बट आपको फिर रेजिस्टेंस समझ नहीं आता, फिर आप रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट वहीं बता देता मैं, ठीक है भाई। चलो चलिए अब बात करते हैं किसकी? रियोस्टेट की। किसकी? रियोस्टेट की। सिंबल मैंने बताया था, आपकी याद आ गया होगा। थोड़ी जिग जैक लाइन ऐसी होती है ना, एकदम जिग जैक लाइन। देखो इस तरीके से, या तो इस तरीके से होगा, या फिर एक और सिंबल बताया था मैंने। कौन सा बताया था बेटा? ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दो, इट्स अ रियोस्टेट। कोई डाउट, कोई दिक्कत? जिनको दिक्कत है वो देख लेंगे एक बार सभी लोग। चले आगे। चलिए रियोस्टेट क्या होता है बेटा? बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट एक टाइप का डिवाइस होता है, कंपोनेंट है। क्या बेटा? डिवाइस। आप लोग क्या कहते हैं, गूगल वगैरह सर्च करना तो रियोस्टेट आपको देखने को मिलेगा, इट्स अ कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल से क्या समझ आ रहा है? वेरिएबल समझ आ रहा है जो चेंज हो जाए, जो क्या हो जाए, जो चेंज करने वाली चीज हो, ठीक है। मतलब जो टाइम टू टाइम क्या हो, थोड़ा बहुत चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या होता है? इट्स अ कंपोनेंट। मैंने बताया क्या है, एक तरीके का डिवाइस होता है, कंपोनेंट है। और इसका काम क्या होता है? ये करंट को रेगुलेट करता है। क्या करता है बेटा? ये करंट को रेगुलेट करता है, वो भी किसके? वो भी वोल्टेज की सोर्स को विदाउट चेंज किए हुए, ठीक है। मतलब ये इट्स अ कंपोनेंट। अगर नॉर्मली बात की जाए तो मैं क्या लिखूंगा इसको? इट्स अ कंपोनेंट। ये क्या है बेटा? इट्स अ कंपोनेंट विच रेगुलेट, क्या करता है ये? विच रेगुलेट करंट। किसको बेटा? विच रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। मतलब ये किसको चेंज करेगा? करंट को रेगुलेट करेगा। सिर्फ किसको करेगा? करंट को रेगुलेट कर रहा है, और क्या नहीं कर रहा? वोल्टेज की सोर्स में कोई चेंज नहीं ला रहा है। और अगर ये चेंज नहीं ला रहा है इस डिवाइस को, इसलिए हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस कह लो या फिर रियोस्टेट कह लो। क्या बोलो बेटा? रियोस्टेट। इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ करंट को रेगुलेट करना, वो भी सोर्स को, किसके, क्या कहते हैं? वोल्टेज की सोर्स को विदाउट चेंज किए हुए। मतलब ये कि वोल्टेज को तो कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ किस में चेंज लाएगा? किसको रेगुलेट करेगा? सिर्फ करंट को। तो ऐसा डिवाइस, ऐसा कंपोनेंट हम क्या बोलेंगे उसको बोलने वाले हैं हम क्या? उसको बोलने वाले हैं हम रियोस्टेट। इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है अब तक? क्या करेगा? सिर्फ वोल्टेज को चेंज करेगा। किसके? वोल्टेज की सोर्स को चेंज करेगा, ना कि करंट, सॉरी, वोल्टेज की क्या कहते हैं, सोर्स को चेंज नहीं करेगा, करंट को चेंज करेगा। किसे करेगा? करंट को। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बार बार डेफिनेशन बोलते हैं ना तो हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रियोस्टेट हो गया। अब देखो बेटा, कुछ ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो क्लियर हो चुका है, कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं वो आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद आपका ओम्स लॉ खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट जो अब बताने वाला हूं ना, वो कभी कभी मैंने बताया एक नंबर में क्या पूछता है ओम्स लॉ से, तो यही टॉपिक पूछ देता है, ठीक है। क्या पूछता है? जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, क्या है बेटा? कुछ फैक्टर्स हैं। क्या है बेटा? कुछ फैक्टर्स हैं। किसके? रेजिस्टेंस के। किसके बेटा? देखो बेटा, कुछ फैक्टर्स हैं। क्या है बेटा? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा? फैक्टर्स का मतलब होता है लक्षण। क्या? लक्षण। मतलब कोई चीज, किसी चीज से अगर कोई चीज प्रभावित हो रही, कोई इफेक्टिव हो रही है तो उसको उसका फैक्टर बोला जाएगा, ठीक है बेटा। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स का मतलब ये कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या होता है? डिपेंड होता है। क्या होता है? डिपेंड होता है, ठीक है। डिपेंड का मतलब क्या है? जैसे आप अपने माँ बाप पे डिपेंड हो, ठीक है, हो कि नहीं हो, तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी कुछ फैक्टर्स पे क्या होता है?
डिपेंड होता है, जिससे उसमें कुछ चेंज होते हैं। तो उन फैक्टर्स को हम याद करने वाले हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, क्या कहते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, कि रेजिस्टेंस जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो फैक्टर्स बताइए। आपको तो 2-3 आपको बता देना होता है। ठीक है बेटा, तो एक तो क्या, एक तो ये कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किसके बेटा, पहला याद रखेंगे कौन सा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी, मान लो मैंने बताया जैसे कि आप एक वायर है, क्या बेटा, एक वायर है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप तक पहुंच जाए ये वायर, तो मुझे तो नहीं लगता ये पहुंचेगी, बट कोई नहीं। मान लीजिए एक वायर है, क्या है बेटा, एक लंबी सी वायर, और वो कॉपर से ज्यादा किसकी, आयरन की बनी हुई है। वो कॉपर नहीं है ना, एल्यूमिनियम की वायर है, वो किसकी वायर है, आयरन की वायर है। किसकी बेटा, आयरन की वायर है। और जब उस आयरन की वायर में आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैं उसकी लेंथ भी बढ़ा दूं उस वायर की, मान लो वायर की लेंथ इतनी है अभी, ठीक है, इतनी लेंथ है, मान लो इस मार्कर के बराबर की वायर की लेंथ है, तो इसमें रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कम पाया जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कम मेटल है। अगर मैं वही आपकी इतनी बड़ी कर दूं, ठीक है, 1 फुट या 2 फुट आपकी वायर कर दूं, तो उसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा पाया, क्योंकि मटेरियल ज्यादा है, मेटल ज्यादा है, मैंने बताया। तो वही तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपकी लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, रेजिस्टेंस, क्या बेटा, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली, इसका मतलब ये कि अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की, मतलब अगर वायर ज्यादा होगा लंबा, तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा पाया जाएगा, हाँ या ना बेटा। चलिए सेकंड बात की जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका मतलब ये बेटा कि जो आपका एरिया होगा जहां से वायर जितना मोटा है, मतलब जहां से क्रॉस हो रहा है करंट, ठीक है, तो वो उसके क्या होता है, एकदम इनवर्सली। इनवर्सली का मैंने आपको मतलब बताया था, मान लो कोई चीज है, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस ही बताया था अभी हमने, आर इक्वल टू क्या निकला था, वी अपॉन आई निकला था कि नहीं, हाँ या ना। आर क्या था, किसके, आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कि नहीं, था कि नहीं। तो इसका मतलब ये था कि जब आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। किसके बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है बेटा। दूसरी बात, तीसरा जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किसके बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे, ठीक है। और अगर फोर्थ टॉपिक की बात करें तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या फिर कह सकते हो नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल कह लो, या फिर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का मतलब, नेचर का मतलब क्या हुआ, चलो पहले तो टेम्परेचर की बात की है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कि अगर क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो आपको पता होगा, मान लो कोई वायर है, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो आपको देखने को मिलता है कि वायर गर्म होने लगती है। इसका मतलब यह वायर किसकी गर्म होगी, या तो अगर वायर गर्म हो रही है तो इसका मतलब जो मटेरियल है उसका मटेरियल खराब है। इसका मतलब यह कि आयरन की, या तो आयरन की होगी, एल्यूमिनियम के वगैरह की होगी। अगर कॉपर की वायर है या सिल्वर की वायर है तो वो कभी भी हीट नहीं करेंगी, और हीट नहीं करेंगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए ये कि टेम्परेचर कब बढ़ता है, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। इसका मतलब ये कि वायर तभी गर्म होगी जब उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस पाया जाएगा, और जब ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका मतलब वो हीट होने लगेगी, हाँ या ना। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब ये है बेटा कि आपकी जैसी वायर होगी, मान लो मैंने बताया जैसे कि कॉपर की वायर हुई तो ऑब्वियस सी बात में रेजिस्टेंस कम पाया जाएगा, और अगर आपकी आयरन की वायर हुई
तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पाया जाएगा। सिल्वर की हुई तो और कम रेजिस्टेंस पाया, गोल्ड की हुई तो और कम रेजिस्टेंस पाया जाएगा। पर गोल्ड की अगर वायर हम लाएंगे कहाँ से, है ना। मैंने बताया कि गोल्ड के हमारे पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है लोगों के पास, वायर कहाँ से लगवाएंगे। अंबानी भी नहीं लगवा सकता वायर, तो अगर अंबानी लगवाएगा उसके जो नौकर चाकर है वो वायर से ही खींच खांच के ले जाएंगे, उनसे ही अमीर हो जाएंगे, है ना। तो वायर क्यों लगवाया गोल्ड की, तो इसीलिए गोल्ड की वायर कोई लगवा नहीं सकता, इसीलिए कॉपर से वो काम चलाते हैं। लेकिन अगर सही से बात की जाए कंडक्टर की तो गोल्ड से और सिल्वर से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता, हाँ या ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, इसका ये टॉपिक खत्म होता है हमारा किसका, ओम्स लॉ का। लेकिन एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, क्या नाम है उसका, रजिस्टिविटी। क्या होता है इसको देखो, इसको हम क्लियर कर लेते हैं पहले, यहां तक हो गया बेटा। ये फैक्टर जो होता है डायरेक्टली पूछता है आपको एग्जाम में, कभी एक नंबर पूछ दे देगा या दो नंबर में हो सकता है। जो आपका क्या कहते हैं, एक तो होता है शॉर्ट, एक तो होता है वेरी शॉर्ट, और जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि वे फैक्टर्स बताओ, वो फैक्टर्स बताने आपको जो रेजिस्टेंस जिन पर डिपेंड करता है। तो वो आपके यही फैक्टर्स होते हैं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और नेचर ऑफ द मटेरियल के। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। चलिए रफ करते हैं और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक जिसको समझ नहीं आया है वो बता देंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में डाल देना बेटा, जो भी क्वेरी हो आपकी, जो भी डाउट हो वो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दो, भला आपका भी होगा हमारा भी होगा। चलो बेटा, चलिए भला आपका ये होगा कि आप पढ़ लोगे, भला हमारा ये होगा कि हमारा सब चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। चलिए रजिस्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी क्या होती है, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े लगभग सेम लगते हैं ना, रजिस्टेंस, रजिस्टर, रियोस्टेट और रजिस्टिविटी, बट ये सारे ओम्स लॉ से रिलेटेड ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, रजिस्टिविटी की। थोड़ा सा पानी पी लें हम, पानी दे गिलास। रात के 11 बजने वाले हैं। ये लो, थैंक यू। चलिए बेटा, क्लियर हो गया यहां तक। अब बात करते हैं किसकी, रजिस्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, रजिस्टिविटी। तो हम एक क्यूब बना लेते हैं, आप लोगों को बनाना आता होगा, हाँ या ना। चलिए हम इसको क्यूब को एक तरीके से 2D में ही समझते हैं, और आप लोग इसे समझेंगे 3D। एक तरीके से क्या है, चारों तरफ से क्यूब है, ठीक है बेटा। अब इसकी मान लेते हैं हम 1 मीटर साइड है, ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर ही होगी चारों तरफ से, क्या होगी 1 मीटर। यहां तक क्लियर है। रजिस्टिविटी क्या कहती है, क्या कहती है कि मान लो ये क्यूब जो है इसकी क्या है, इस क्यूब की क्या है बेटा, जो लेंथ दे रखी है ना वो 1 मीटर। ऑब्वियस सी बात है क्यूब है तो कैसी होगी, लेंथ कैसी होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, हाँ या ना, तभी इसको क्यूब कहेंगे। अगर लेंथ में चेंज आता है, मान लो लेंथ अलग हुई, ब्रेथ अलग हुई, तो क्या हो जाएगा बेटा, और 3D फिगर है तो क्या हो जाएगा, वो आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। चलिए यहां से मैं आ गया। अब मान लेते हैं हम इसको ऊपर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अभी समझ लो आप, साइड आपको पता ही है। मान लो करंट फ्लो हो रहा है किससे, ऊपर से नीचे, इस तरीके से करंट क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात, करंट ऊपर से जाएगा मतलब उसके अपोजिट फेस से भी जाएगा, है ना। तो जब करंट परपेंडिकुलरली क्या होता है, जब क्या कहते हैं करंट जो है वो परपेंडिकुलरली अपोजिट फेसेस से होकर फ्लो होता है, क्या होता है बेटा, फ्लो होता है। तो इसके क्यूब के द्वारा, क्यूब ऑफ द मटेरियल, क्या बेटा, क्यूब ऑफ द मटेरियल जो भी दे रखा है, ठीक है, मटेरियल जो भी क्यूब दे रखा है उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस क्या कहते हैं ऑफर किया जाता है, जो रेजिस्टेंस निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी। दोबारा समझेंगे, मैंने बताया क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब बना ही लेते हैं। चलो क्या है बेटा, ये क्यूब बना लिया, ठीक है, ये क्यूब बना लिया। इसकी साइड कैसे दे रखी है, मान लो 1 मीटर दे रखी,
ठीक है बेटा, चारों तरफ से, ठीक है, होगी ऑब्वियस सी बात है, क्यूब है तो चारों तरफ से ही होगी। अब मान लो करंट ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ऑब्वियस सी बात है। तो अपोजिट फेस मतलब ऊपर का फेस भी है नीचे का फेस, दोनों अपोजिट फेस से होकर गुजर रहा है करंट, हाँ या ना। तो इस जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके द्वारा, इस क्यूब के द्वारा जो रेजिस्टेंस क्या होगा, जो रेजिस्टेंस निकलेगा, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी। समझ आया कि नहीं। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं बेटा, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, सॉरी, किसकी बेटा, रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है बेटा, ओम होती है, क्योंकि ये भी रजिस्टिविटी है। क्या है बेटा, रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो देखो आपको पता होती है एक लेंथ होती है, बाकी एरिया, अगर एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो क्यूब बनता है कि नहीं बनता है। उसी तरीके से तो यहां से क्या होता है, जो रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो निकलती है वो निकलती है आपकी क्या, ओम मीटर। क्या निकलती है बेटा, ओम मीटर। क्या निकलती है बेटा, ओम मीटर। समझ आया यहां तक कि नहीं। जिसको समझ नहीं आया वो लिख लेंगे। आपको कुछ रजिस्टिविटी क्या बता देता हूं मैं, रूल बता देता हूं, ठीक है, कुछ कि किस रेंज में रजिस्टिविटी होती है और कहां से कहां तक, ठीक है। ये रजिस्टिविटी निकली कहां से है वो आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि R इज इक्वल टू, ये कॉन्सेप्ट देखेंगे आप लोग, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। देखो ऐसा यूनिट मैंने बता दी ओम मीटर होती है। अब देखो R इज इक्वल टू, आपको बताया मैंने, सॉरी, R जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैंने अभी बताया था। उन फैक्टर्स को याद रखना। अब उन फैक्टर्स हम रजिस्टिविटी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, रजिस्टिविटी। तो पहला फैक्टर क्या था कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये बताया था मैंने। R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आया ना बेटा, आया ना। चलो तो यहां से अगर हम दोनों को लिख दें नॉर्मली, और करके हम इस तरीके से लिख देंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। आया ना। ये बात यहां से मैंने बताया था, कभी भी कांस्टेंट का साइन हटता है तो इक्वल टू लगता है, और इक्वल टू लगता है तो कोई, सॉरी, क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा इक्वल टू लगेगा, और इक्वल टू के साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू, ये साइन याद रखेंगे आप लोग, L अपॉन ए। यहां पर जो बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको आप अगर निकाल लें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। और बेटा जो ये वाला जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो। रो जो होता है ये सिंबल है, और इस सिंबल को हम जिस क्या कहते हैं, जिसके लिए डिनोट किया जा रहा है सिंबल, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी। सो रो क्या है, रजिस्टिविटी है। क्या है बेटा, रजिस्टिविटी। यही हमारी रजिस्टिविटी निकल के आती है, ठीक है। इसी के सिंबल को हम रो से डिनोट करते हैं। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA अपॉन L। ये निकला किससे है, जो आपने फैक्टर्स लिखे थे ना अभी, ये उससे निकल के आया कॉन्सेप्ट। कहां से निकल आया बेटा, ये वहां से निकल के आया, इसीलिए वो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो रो इज इक्वल टू होता है RA अपॉन L, या फिर R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L अपॉन A। जहां पर रो जो है वो क्या है बेटा, रो जो है वो क्या है बेटा, रजिस्टिविटी है, इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा रजिस्टिविटी, ठीक है। और यहां से अगर आप नॉर्मली अगर निकालोगे तो यहां से आपको ओम मीटर की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि रजिस्टिविटी कैसे है तो वो भी आपको करके दिखाई दी। देखो रो बराबर R का मतलब क्या है, ओम, R की यूनिट क्या है, ओम, और एक एरिया को पता ही है आपको, मान लो मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ पर लेंथ भी मीटर में होगी, तो मीटर से मीटर क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो निकलेगा बेटा, अगर रो की एसआई यूनिट निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, एसआई यूनिट, तो क्या निकलेगा, ओम इंटू मीटर। तो ये आपकी एसआई यूनिट निकल के आ गई। तो वही तो निकाल मैंने, एसआई यूनिट जो होती है रजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, ओम मीटर होती है। क्या होती है बेटा, ओम मीटर होती है, किसकी, रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। तो ये होता है रजिस्टिविटी। जिसको डाउट हो वो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। जिनको समझ नहीं आया हो वो एक बार कमेंट में बताएंगे कि सर हमें ये समझ नहीं आया है, ठीक है बेटा। तो देखो अब कुछ लोग रेंज लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बेटा, रेंज लिख लेंगे रजिस्टिविटी की, कि मेटल और एलॉयज की किस किस के बीच होती है, इंसुलेटर्स की किस किस के बीच होती है, और एलॉय वगैरह की क्या होती है, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ तक रफ कर दें, ये आपका रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट था, किसका बेटा, रजिस्टिविटी का। आगे चलें, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं आप लोगों को, तो समझ में आना चाहिए, वरना पिटोगे आप लोग।
चलिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया है, सभी लोग जाके वो चेक कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जिन्होंने देख लिया है वो शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ठीक है बच्चा लोग, चलिए रजिस्टिविटी के कुछ पॉइंट देख लेंगे। जो रजिस्टिविटी होती है किस किस के बीच, रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज, अगर इनकी सबकी रेंज लिखी जाए, इन दोनों की क्या लिखी जाए, अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी जो रेंज होती है बेटा वो कितनी होती है, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 से लेकर कहां तक, 10 की पावर -6 ओम मीटर। कितनी बेटा, 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -6। ठीक है, माइनस का साइन मत समझ लेने से, मतलब ये रेंज दे रखी है। ठीक है बेटा, अगर बात करें किसकी, अब बात करें नॉन मेटल की, किसकी बात करें, नॉन मेटल मतलब इंसुलेटर वगैरह की। ठीक है, तो वो उसकी कितनी होती है वो देखेंगे आप लोग, किसकी, इंसुलेटर्स की। ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इनकी जो रेंज होती है बेटा वो होती है 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17 ओम मीटर। ये किसकी है बेटा, ये इंसुलेटर्स की है। ठीक है बेटा, और रजिस्टिविटी की जो क्या कहते हैं, ये एलॉयज की अगर बात करें, कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो नॉर्मली मेटल से क्या होती है, हायर होती है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें। रजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज हायर देन मतलब ये कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल का मतलब ये है कोई सिंगल मेटल है, ठीक है, या कोई एक दो मेटल हैं जो मिलके एक एलॉय बना रहे हैं, तो अगर उन सिंगल मेटल की रजिस्टिविटी की बात की जाए तो बहुत कम होती है, लेकिन उसे एलॉय बना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा उनकी रजिस्टिविटी हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, और याद रखना कुछ एक दो पॉइंट और याद रख लेंगे कि रजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है कभी। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विद इट्स टेम्परेचर। क्या बेटा, कि अगर क्या बेटा, अगर क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर चेंज होता है तो रजिस्टिविटी चेंज होगी, और अगर लेंथ और अगर एरिया चेंज हो रहा है तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो ये आपके कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। यहां तक आप रजिस्टिविटी था, बाकी ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है बेटा, चलिए आपको पता है कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह का यूज क्यों किया जाता है वायर में, क्योंकि इसकी क्या कहते हैं, इसमें रेजिस्टेंस जो पाया जाता है बहुत कम पाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अभी फिनिश नहीं हुआ, लेकिन यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा चुका है। अगली जो पार्ट 3 जो है उसमें आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग कवर कर लेंगे। जिन्होंने मेहनत की और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे वो अच्छे मार्क्स लाएंगे, और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप लोगों का अच्छा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अच्छे घर वालों की तरफ से अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, क्योंकि 10th क्लास है बेटा, बोर्ड के एग्जाम है, चाहे SSC के बच्चे हों, चाहे CBSE के हों, चाहे फिर UP बोर्ड के हों, या फिर किसी भी स्टेट के बच्चे हों, सभी लोगों के लिए। क्योंकि अब पता है NCERT बुक्स ही चल रही हैं, और NCERT बुक्स चल रही हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेबस सेम है। तो सभी लोग इस क्या कहते हैं, इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों का रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ वगैरह रजिस्टिविटी तक क्लियर हो चुका है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में कि किस तरीके से आपको उनका कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, चलो चलिए आज तक के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं मारी वीडियो को शेयर मार के, लाइक कमेंट एंड शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, क्योंकि आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहिए और अपने मनीष सर को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को।